हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है 2025 मॉडल रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका ऑनरशिप रिव्यू। अगर आप प्लान कर रहे हो ये बाइक लेने का 2026 में, अब तो भाई 2025 का एंड हो गया, अगर आप 2026 में एक एडवेंचर बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो, साथ ही साथ एडवेंचर टूरर कह सकते हो इसको, क्योंकि भाई ये दोनों पर्पस से यूज होती है। तो इस बाइक में आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाला है, ये इसके ऑनर के द्वारा जानेंगे। हर वो क्वेश्चन आपके जो दिमाग में आता है वो सब कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप प्लान कर रहे हो इस गाड़ी को लेने के लिए तो आपको अच्छा खासा इस वीडियो को देखने के बाद नॉलेज हो जाएगा कि इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके ऑनर हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या कुछ इसमें मिलता है, इस बाइक के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। हेलो भैया, स्वागत है हमारे इस वीडियो में और हमारे ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ये बाइक को यूज़ करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम हो गया? हाँ, लगभग हमको 6 से 7 महीना हो गया। 6-7 महीना आराम से आप यूज़ कर लिए हैं। हाँ। और इस बाइक का आप तो प्रॉपर अच्छा खासा राइड भी किए हुए हाँ। हैं। तो भैया अपने एक्सपीरियंस के साथ सीधे मुद्दे की बात करते हैं। प्राइस वगैरह तो भाई आप हमारे डिटेल वीडियो में देख सकते हो, बाकी अभी प्राइस थोड़ा हाइक भी हो गया। हाँ। आप तो फायदा उठा लिए। हाँ, हम जस्ट जीएसटी बढ़ने से पहले लिए थे। जीएसटी बढ़ने से पहले कुछ मंथ पहले हम लिए थे। तो इनका तो थोड़ा बहुत फायदा हो चुका है, क्योंकि भाई अब इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बाइक तो बहुत अच्छी है नो डाउट, और इसको जो लेने वाले होंगे वो लेंगे ही। लेकिन जो प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, अब जीएसटी बढ़ने के बाद तो प्राइस आपको वही मिलने वाला है। सेकंड हैंड मार्केट में भी थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल जाए। लेकिन देखिए, अभी प्राइस बढ़ने के बाद भी ना, अभी वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, प्राइस बढ़ने के बाद भी अभी वैल्यू फॉर मनी है। पूरा चीज़ बात करेंगे। ऑनर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, सबसे पहले तो प्राइस वगैरह तो सेकेंडरी हो गया। हाँ। लेकिन सिटी और हाईवे में इसका रियल लाइफ माइलेज क्या दे रहा है आपको? रियल लाइफ माइलेज आपको सिटी में देखिए, अगर आप ज़्यादा रश नहीं चला रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह का भी अगर हम लोग ले ले, फिर भी 25 का माइलेज निकाल दे रही है। 25 का माइलेज आराम से। लेकिन आप तो रश चलाते हैं भैया। देखिए, हम रश नहीं चलाते हैं, हमको रोड अगर खाली मिला तो हम भगाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोग पकड़ते हैं ना, सिटी में भगा के, मतलब आराम से चला के हर चीज़ में, फिर भी आपको आराम से 22 से 25 का माइलेज आराम से निकाल के देगी। मतलब अगर रश चलाते हैं तो 22 तक भी जा सकता हाँ। है। तो माइलेज आपका 22 तक भी जा सकता है अगर ढंग से चलाते हो। अगर ज़्यादा रश नहीं चलाते हो तो 25 से ऊपर भी जाता है। एकदम 25। हम इसको सिटी में, मेरा 27 का माइलेज निकाला है सिटी में। हाँ, सिटी में। तो हाईवे पे तो आपने अच्छा खासा राइड भी किया है। मैंने जब अयोध्या राइड किया था और उसके बाद जब नेतरहाट राइड मैंने किया था, तो उस टाइम लगभग हमको 35 का माइलेज निकाली है। तो ये हिमालयन 450? हाँ, 450 35 का माइलेज निकाली। 35 का? हाँ। अरे भाई, और क्या चाहिए भाई। लोगों की बुलेट नहीं निकाल पाती है 35 की माइलेज, और हाईवे राइड पे ये बाइक आपको 35 का माइलेज निकल के आ रही है। मतलब 450 सीसी में इससे ज्यादा माइलेज हमको नहीं लगता है कि कोई बाइक निकालेगी। और प्रैक्टिकल भी है। हाँ, क्योंकि एडवेंचर भी हो जाता है, टूरिंग भी हो जाता है, और सिटी में भी ज़्यादा दिक्कत वगैरह तो नहीं होता? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कि इसलिए क्योंकि आपका कॉम्पैक्ट साइज इसका हैंडल बार दिया गया है, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड नहीं है। काफ़ी सारे आपने बाइक देखा होगा जो एडवेंचर टूरर होते हैं, उसमें काफ़ी ब्रॉड आपको हैंडल बार मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि कॉम्पैक्ट साइज का दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ों में ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो सिटी पे चलाओ, हाईवे पे चलाओ, आपको कंफर्टेबल होने वाला है। एकदम कंफर्टेबल। मतलब कंफर्ट के साथ साथ आपको माइलेज भी निकल के आ रहा है इस बाइक से। हाँ। भैया जैसे कि बताया आपने कि लॉन्ग राइड भी करते हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक में भी चलाते हैं, आप सिटी राइड भी करते हैं। तो एक चीज़ हमको बताइए जरा कि इस बाइक में हीट इशू का क्या सीन है? 450 सीसी इंजन जो मिलता है आपका, रॉयल इनफील्ड भाई पहले से भी जाना जाता है हीट को लेकर। हाँ। लेकिन अब क्या ये जो इंजन है इसका 450 सीसी का, रॉयल इनफील्ड का, हिमालयन का, उसमें हीटिंग का इशू क्या है और कैसा है? अगर आप कोई भी पावरफुल बाइक लीजिएगा वो आपको हीट करेगा ही करेगा, ठीक है। मायने रखता है कि उसमें आपको कूलिंग सिस्टम क्या दिया गया है, ठीक है। जो कि रॉयल इनफील्ड में पहला ऐसा बाइक है जिसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। तो ये जितने जल्दी गर्म होती है ना, मतलब आप मानिए तो ट्रैफिक में ही गर्म होती है। आप ऐसे लॉन्ग टूर कितना भी कर लीजिए, आपका रेडिएटर ऑन नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी हीट नहीं करती है। तो ये चीज़ है कि मतलब ट्रैफिक में थोड़ा बहुत हीट होने का चांसेस रहता है। ट्रैफिक में आपको थोड़ा बहुत हीट होता है, वो भी आप मिनिमम अगर ट्रैफिक है ना तो उसमें भी नहीं हीट करती है। तो ज़्यादा पता नहीं चलता? नहीं, ज़्यादा नहीं पता चलता है। और अगर हीट कर भी गई तो विदिन सेकेंड इसमें है कि आपका कूलिंग सिस्टम काम करता है और इंजन कूल हो जाता है। तो मतलब इसका कूलिंग सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करता है? प्रॉपर वर्क करता है। और ज़्यादा अगर सोचिए कि अभी तो भाई विंटर सीजन है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देता है। हाँ, उसमें भी एडजस्ट कर लेकिन अगर सोचिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा हीट है, समर का टाइम है। हाँ। तो उस टाइम में कुछ फेस किए आप? उस टाइम में हम समर में भी फेस किए हैं, ठीक है। समर में ही हम अयोध्या राइड पे गए थे, तो उसमें हम सिटी भी राइड किए, क्योंकि आपको पता है अयोध्या में कितना रश रहता है, ट्रैफिक वगैरह कितना रहता है, तो उसमें भी मैंने राइड किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इससे
कम, मतलब इतना बड़ी इंजन होने के बाद भी इतना कम हीट कोई गाड़ी देगी। तो मतलब हीटिंग इशू भी नहीं है, नहीं आपके है। आपके मुताबिक इस बाइक में। भाई देखो, ऑनर बता रहे हैं, ये हम नहीं, खुद ऑनर कह रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं कि इसमें भाई हीटिंग इशू आपको नहीं पता चलेगा। अब रही बात थोड़ा बहुत का, थोड़ा बहुत भाई, इतना बड़ा अगर इंजन रखते हो तो उतना तो सहना पड़ेगा भाई। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें आपको हीटिंग इशू कहाँ पता चलती है, ठीक है। आप जैसे गाड़ी राइड कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब ट्रैफिक में है, तो अगर आप सिर्फ जैसे आपका गियर नॉब के पास, उधर आपके ब्रेक लीवर के पास, वो भी अगर आप जूता पहन के गाड़ी चला रहे हैं, राइडिंग बूट्स पहन लिए, ठीक है, अगर नॉर्मल शूज भी अगर आप पहन के चला रहे हैं, उस टाइम भी आपको हीटिंग इशू नहीं पता चलेगा, क्योंकि उतना इंजन हीट ही नहीं होता है। हल्का फुल्का भी अगर इसका हीटिंग इशू थोड़ा सा मतलब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इसका रेडिएटर चालू हो जाता है, कूल हो जाता है। तो कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है, तो ज़्यादा आपको पता नहीं चलता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा भाई। जिन लोगों को हीटिंग को लेकर इशू था, उन लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अब बताइए जरा कि सिटी में कैसा कंफर्ट है और लॉन्ग राइड पे कैसा कंफर्ट है। और साथ ही साथ ये चीज़ है, जैसे कि आगे से तो राइड करते टाइम विंड ब्लास्ट भी होता है, जैसे कि लॉन्ग राइड के टाइम जाते टाइम बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट, अब शरीर को उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है। तो इसमें कंफर्ट कैसा और इसका जो विंड ब्लास्ट है वो कैसा वर्क करता है, ये जरा हमें बताइए। आपके लिए पिलियन जो है उसके लिए थोड़ा सा सीट छोटा है, थोड़ा इसका सीट भी दिखा दीजिए भाई पिलियन के लिए। और छोटा के साथ साथ ये चीज तो मुझे नहीं लगता है कि अनकंफर्टेबल फील होता होगा। अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका कुशनिंग वगैरह काफी सॉफ्ट साइड में है। कुशनिंग आपको एकदम जैसा आपको फ्रंट सीट का है वैसे ही आपको ये थोड़ा मैं बैठ के भी देखना चाहता हूँ कि भाई इस पे कैसा है, और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी, मतलब भाई यार राइड किए हैं तो वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। अब देख लो भाई, इतना स्पेस बच रहा है मेरे बैठने के बाद, और अच्छा खासा एकदम मतलब फील आता है इस पे बैठने के बाद प्रॉपर। और मुझे नहीं लगता कि पिलियन का जो भैया बता रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा वेटेड पिलियन है, मेरे जैसा अगर पिलियन है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए कि अगर आप बाइक चलाते हैं और हम पीछे बैठते हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, क्योंकि सीट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कंफर्टेबल है। जिस हिसाब से इसका आपने ये सब लगाया है, सैडल वगैरह बैग लगने के बाद, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला। लेकिन जो राइडर सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो इससे लॉन्ग राइड भी आप किए हैं, और स्पेशली भाई टूरिंग और ये एडवेंचर के लिए बाइक बनी है, तो इसके सीट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रॉपर सीट कंफर्ट है क्या? देखिए, अगर आप ये लॉन्ग राइड पे चलते हैं ना, तो देख बहुत सारे बाइकों में क्या होता है ना कि लॉन्ग राइड पे चलते हैं तो यहाँ बैकबोन में पेन होता है, तो वो चीज इसमें नहीं है। मेरे बुलेट में भी होता है ये। हाँ, तो नहीं, इसमें वो चीज एकदम अवॉइड किया गया है। राइडिंग पोजीशन पूरा एकदम, राइडर पोजीशन भी एकदम आपका रहता है कि ऑफ साइड ऐसे एकदम वो चलाते हैं और काफी कंफर्टेबल रहता है। विंड ब्लास्ट वगैरह क्या सीन है? विंड ब्लास्ट, तो विंड ब्लास्ट का अगर हम बात करें ना, तो आप 120-130 पे अगर क्रूज करते हैं तो आपको उतना विंड ब्लास्ट महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये काफी हद तक रोकता है। बट इसमें का एक बड़ा साइज का भी आपका वाइजर आता है, अगर वो लगा लेते हैं तो मतलब एकदम ही नहीं फील होता है, मतलब प्रॉपर वर्क करता है। हाँ, इसका मतलब यूज है। हाँ, यूज अगर है। आगे का इतना पोर्शन भरा सा दिया तो इसका यूज है। ये नहीं है कि आपका ये सिर्फ लुक्स के लिए, हाँ, इनहैंस करने के लिए इसके लिए दिया है। ये काफी हद तक आपका विंड ब्लास्ट रोकता है। चलिए, ये भी एक डाउट था, वो भी क्लियर हो गया। अब माइलेज भी डाउट क्लियर हो गया, हीटिंग इशू भी क्लियर हो गया, साथ ही साथ कंफर्ट का इशू क्लियर हो गया। अब बाकी का जो सवाल रहता है वो भी पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई बड़ा इंजन है, बड़ी बाइक है, वाइब्रेशन का क्या सीन है? क्योंकि रॉयल इनफील्ड बुलेट में लोगों को भाई वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा फील होता था, लेकिन अब थोड़ा जो अपडेट आया है, अब इसके जो पहले वाली जनरेशन थी उसमें भी थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन था। हाँ, आपको 411 में वाइब्रेशन मिलता था। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट हाँ, ये है कि एक आप सर्टन स्पीड के ऊपर जाते हैं ना, तब आपको फील होता है। आराम से अगर आप 80, 90, 100, 120 तक भी अगर आप चलते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होता है। 120 के अगर ऊपर आप क्रूज कर रहे हैं, हाईवे वगैरह पे है, तो आपको थोड़ा सा, बस वो भी फुटरेस्ट पे आपको वाइब्रेशन फील होता है, उसके अलावा कहीं नहीं फील होता है। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है। हाँ, हैंडल वगैरह पे आपको फील नहीं होगा। ठीक है, चलिए भैया, ये भी बहुत सही सवाल था, और ये भी लोगों को जानना होता है कि अब कितना तक। अब मुझे नहीं लगता है कि 120 से अबव जाके क्रूज करना भाई सेफ भी है, हाँ, खास करके इंडिया में भी। हाँ, तो 80 तक मतलब आपको कोई नोटिसेबल ही नहीं एकदम होता है। नहीं। भैया एक सवाल और, इसके कंफर्ट को लेकर जैसे कि मैं पूछना भूल गया, सस्पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, इसमें सोवा का सस्पेंशन मिलता है भाई, ये चीज़ है। हाँ। और परफॉर्मेंस कैसा? अब ऐसा नहीं कि सोवा का सस्पेंशन दे दिए और कंफर्ट हो ही ना। देखिए, आपने इस ब्रांड का नाम लिया है जिसका सस्पेंशन आपको ZX 10R में आता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब उस पे तो नहीं बात करेंगे हम लोग, 10R बहुत महंगा बाइक हो गया। बट इस बाइक के लिए आपका इस
अगर इस सस्पेंशन का हम लोग बाकायदे बात करते हैं, ऑफ रोडिंग हो गया, पहाड़ पे चले जाइए, नॉर्मल अगर आप रोड पे चला रहे हैं, एकदम आपको फील नहीं होगा। हल्का फुल्का जो भी अगर गड्ढा उड्ढा है, आप एकदम स्मूथली क्रॉस कीजिएगा, आपको फील तक नहीं होगा कि आप कोई बम्प वगैरह क्रॉस किए हैं। मतलब सस्पेंशन प्रॉपर वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है, एकदम परफेक्ट वर्क करता है, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी है। टॉप नॉच क्वालिटी। मतलब जैसे बताया गया है कि इसमें आपको सस्पेंशन सोआ का मिल रहा है, यहाँ पे मेंशन भी है, तो सोआ के सस्पेंशन आपके प्रॉपर वर्क भी करते हैं। ऑनरशिप रिव्यू में भी ये चीज पता चल रहा है कि नहीं बस नाम का नहीं है, काम का भी है। साथ ही साथ सस्पेंशन का बात कर लिए तो इसके ब्रेकिंग का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे जो बड़े साइज के डिस्क प्लेट, वाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस मिलता है ना इसमें। हाँ, तो डुअल चैनल एबीएस के साथ जो डुअल डिस्क मिल रहा है आपको इस बाइक में, और हमें लगता है कि ये बेस मॉडल से ही शुरू है, ये सब कुछ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक और कलर का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका ब्रेकिंग कैसा है ये बताइए जरा। देखिए, ब्रेकिंग का मैं सीधे शब्दों में अगर मैं जवाब दूं ना, 120 के स्पीड में मैंने ब्रेक मारा है और गाड़ी 1 इंच हिली नहीं है। मतलब एकदम स्टेबल है, स्टेबल है। ये भी नहीं है कि मतलब ब्रेक मार रहे हैं तो हैंडल हिल गया, चाहे बबलिंग आ गया गाड़ी में, एक जरा नहीं। मतलब एकदम परफेक्टली ब्रेकिंग है, परफेक्ट एकदम आपका वर्क करता है। एवीएस का मतलब ही होता है, जैसे कि आपको पता है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम, कि चक्का को लॉक नहीं होने देता है व्हील को, और वो हल्का हल्का करके रोकता है। तो वो परफेक्टली इस बाइक में मतलब एबीएस प्रॉपर वर्क करता है, फ्रंट हो या रेयर हो। ब्रेकिंग टॉप नॉच क्वालिटी है। चलो भाई, ये आपको मन में डाउट होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा, ब्रेकिंग इसका काफी शानदार होने वाला है। भैया ये बाइक अच्छा खासा आपने यूज किया है। हाँ। एक प्रॉब्लम जरा बताइए, एक या फिर जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया हो, कोई इलेक्ट्रिकल में या फिर कुछ भी ऐसा जो इस बाइक को लेकर आपको फेस हुआ हो, ये कुछ अगर ये भी बता दीजिए। देखिए, इस बाइक में मुझे अभी तक फिलहाल हमको चलाते हुए 6 से 7 महीना हो गया है, 7 महीना से ज़्यादा ही हो गया है। जी। ठीक है, एक ही मुझे प्रॉब्लम इस बाइक में मिली है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब जो चीज़ जहाँ लगी हुई है उसका बस जगह चेंज अगर हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम फेस ना हो। इसलिए इस बाइक का टंकी है 17 लीटर का। ठीक है, अगर आप फुल टंकी कराते हैं, आपको प्रॉपर यहाँ स्क्रीन पे कितना दूर तक चलेगी ये बाइक और रेंज वगैरह हर चीज दिखाएगा। बट इसका जो आपका ECU लगा है ना, जो चीज वहां मीटर में शो करती है, वो चीज यहाँ पे लगी हुई है। तो जैसे इसके नीचे अगर जाती है फ्यूल, तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे दिखाती है, मतलब एग्जैक्टली नहीं दिखाती है। अगर प्रॉपर फुल टैंक है तो आपको प्रॉपर दिखाएगी कि 400 किलोमीटर जाएगी, बट इससे थोड़ा सा नीचे आती है ना, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो मतलब थोड़ा बहुत इसके इलेक्ट्रिकल में फॉल्ट है। हाँ, मतलब उसको थोड़ा सा फॉल्ट नहीं बोल सकते हैं, बस वो चीज का पोजीशन अपग्रेड किया है, उसका पोजीशन सही जगह गलत है। अगर सही जगह पे पोजीशनिंग किया जाए तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फुल टैंक में प्रॉपर दिखा रहा है और नीचे जा रहा है, उससे तो थोड़ा मतलब अराउंड आपका 3-4 लीटर अगर जैसे तेल बचता है ना, तो उसी टाइम ये प्रॉब्लम फेस होता है, मतलब रिजर्व के टाइम। रिजर्व के टाइम में। तो ये चीज़ है भाई। एक चीज़ आपको जैसे भैया ने नोटिस किया है, और भी बहुत सारे इशू होंगे जो लोगों को नोटिस नहीं किए होंगे, और भैया भी कुछ टाइम बाद भी इनसे एक्सपीरियंस इनका शेयर करेंगे अपने ही चैनल पे, तो वो चीज़ भी पूछ लेंगे। भैया सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जरा बताइए। सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा रॉयल एनफील्ड में। ठीक है, टॉप नॉच है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है आपको सर्विस कराने में। और बिहार में जैसे कि आपको इस बाइक के लिए प्रॉपर सर्विस मिलता है? हाँ, प्रॉपर सर्विस। अगर कोई पार्ट्स वगैरह टूट गए तो अवेलेबल रहता है हमेशा। और कॉस्ट क्या आता है लगभग? अगर मैं अभी फिलहाल का अगर मैं सर्विस का आपको बता दूं तो पूरा मेरा ये इंजन ऑयल वगैरह चेंज करके मात्र 1300 का आपको सर्विस कॉस्ट आया है। मात्र 1300? हाँ भैया R15 और अपाची के इससे ज्यादा आ जाते हैं। अब सर उनका तो नहीं बता सकते, हम रॉयल इनफील्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब 1300 में आपका प्रॉपर सर्विस पूरा सर्विस हो गया। सर्विस चार्ज नहीं बता रहे हैं ना इसमें? नहीं, इसमें सर्विस चार्ज नहीं है। 600 अगर आप सर्विस चार्ज भी ऐड कर लेते हैं फिर भी 1900 जाता है। मतलब अप्रॉक्स 2000 में आपका प्रॉपर बाइक सर्विस हो जाती है। 2000 लेके जाइए, उधर से 100 रुपये आप बचा के आइएगा, मतलब प्रॉपर सर्विस हो जाती है। तो भाई देख लो, इतना बड़ा बाइक रखना लोग सोचते हैं कि बहुत पैसे की काम है, ऐसा बात नहीं है। इस बाइक को आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, प्रॉपर वर्क कराते हो, प्रॉपर सही तरीके से यूज करते हो, तो ये बाइक को आप बहुत ही कम प्राइस में सर्विस भी करा सकते हो। देखिए, किसी भी मशीन को अगर आप टाइम टू टाइम अगर ये करा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो लाइफ टाइम उसको आप यूज कर सकते हैं और उसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। तो ये बात भी है भाई कि बाइक को या फिर कोई भी मशीन हो, कार हो, आप उसको प्रॉपर टाइम पे सर्विस दो,
प्रॉपर सब कुछ इसको मेंटेन करके रखो, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे भैया बता रहे हैं कि सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बात भी सही है भाई। तो भैया एक फुल एंड फाइनल सवाल, लास्ट सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे हम कि आपकी बाइक है, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पे काफ़ी सूट भी करती है, जैसे आपका बॉडी है उस हिसाब से बाइक का भी बॉडी है। तो भैया इसके अलावा अगर आपको कोई बाइक चुनना हो, और मैं मतलब यही पूछना चाहता हूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको KTM एडवेंचर 390 भी आ जाती है इस प्राइस रेंज में लगभग, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कुछ कमी है, क्योंकि मैं उस बाइक को भी राइड किया हूँ, इसको भी राइड किया हूँ, और इंड में मान सकता हूँ कि ये बाइक आगे निकल जाती है, जैसे टॉप स्पीड में इंड में इसकी ये बाइक आगे निकल जाती है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा उसके साथ भी अच्छा रहा है, इसके साथ भी अच्छा रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, अगर कोई यूज़र कन्फ्यूजन में है कि 390X या फिर 390 ही मान के चलते हैं, तो इन और हिमालयन में दोनों में कंफ्यूजन है उसको, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट में बाइक है, इस बहुत सारी है, BMW की 450 भी आ गई है। अब तो नया पे BMW 450 उसमें अभी तो फिलहाल अगर आप थोड़ा सा पावर से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो इसकी भी TVS की भी आ गई है। 300 TRX। तो उन दोनों को साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए, और 450 भी मान के चले। तो इसके अलावा अगर आपको कोई बाइक लेना हो तो कौन सा बाइक लेते हैं आप? देखिए इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा अगर इसके अलावा हमको लेना है तो भी हम KTM 390 नहीं लेंगे। KTM 390 बिल्कुल नहीं। KTM 390 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत पतला बाइक है। हाँ, स्लिम ट्रिम तो है, स्लिम है बहुत, ठीक है। एक तो वो प्रॉब्लम है, आपको फेस हुआ है नहीं हुआ है वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे फेस हुआ है, मैंने वो गाड़ी चलाई हुई है, ठीक है, और टॉप एंड तक चलाया है उसको। मुझे वो दिक्कत क्या आया है उस बाइक में कि 140-150 के अराउंड अगर जाती है ना, तो उस बाइक के हैंडल में बॉबलिंग है। अच्छा, ऐसा तो मैंने ज़्यादातर नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैं हो सकता है मेरा वेट भी कम है, हाँ, तो इस वजह से भी, बॉडी वेट के वजह से भी थोड़ा वॉबल फील ना हुआ हो। जो भी हो, कोई भी कारण हो सकता है, बट मुझे फील हुआ है, तो मैं वो नहीं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपको लंबा चलना है और उसके बाद आपको जैसे कि सर्विस कॉस्ट वगैरह में भी देखना है, आप मान के चलिए बाइक लेते हैं ओवरऑल चीज़ें देख के, ठीक है, आपको सर्विस भी देखना है, बिल्कुल। प्राइसिंग भी देखना है, हर चीज़ देखना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सर्विस वगैरह ये सारी चीज़ें ओवरऑल पैकेज अगर चाहिए तो हिमालयन 450 लीजिए। मतलब खरीदने से लेकर खरीदने के बाद भी, ठीक है, हाँ, क्योंकि इस बाइक का पहले मैं नहीं बता रहा हूँ, हिमालयन 411 का रीसेल वैल्यू था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन इस बाइक का रीसेल वैल्यू है मार्केट में अवेलेबल है। हाँ। इसका मार्केट में अच्छा खासा, मतलब इसका अपना नाम बनाया है भाई, हाँ। ये बाइक, ठीक है, और बहुत लोग यूज कर रहे हैं इस बाइक को, और बहुत लोगों का भाई एक्सपीरियंस आप ही के जैसा रहा है, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड है इस बाइक को लेकर। और बताया नहीं आपने कि अगर इसको ना लेना हो तो कौन सा बाइक? इसको अगर ना लेना हो तो मुझे एक ही बाइक पसंद है, मतलब इस सीसी में तो नहीं, इसके अलावा एडवेंचर में अगर मुझे लेना हो, बड़ी सीसी में भी, हायर सीसी में, तो मुझे एक ही बाइक पसंद है, BMW 1250। अच्छा, वो तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी बोलिए, आउट ऑफ द बॉक्स हो चाहे कुछ भी, आउट ऑफ द बजट, मतलब फिलहाल के लिए, इसको कंपेयर किया जाए, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो मैं जाऊंगा TVS 300 के पास। 300, हाँ, 300 इसलिए मैं मानता हूँ इससे पावर कम है जी, ठीक है, लेकिन फीचर्स वगैरह और बजट फ्रेंडली, फिर उसके बाद आपका सर्विस फ्रेंडली, हर चीज़ उसमें है, अवेलेबल है। चलिए, तो अच्छा रहा भाई, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता है कि रॉयल इनफील्ड और KTM कभी कोलैब कर सकते हैं। नहीं, कोलैब तो नहीं हो सकता है इसलिए क्योंकि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे छूट गई, अभी तक किसी सेगमेंट में नहीं है। आप लोगों को पता होगा, अगर योगी भाई इस बाइक का रिव्यू किए हैं तो उसमें भी आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हाँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ऑल इन वन पैकेज में इकलौता यही बाइक है जिसमें आपको यहाँ पे मैप देखने मिलता है। ओके, ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग मोड बटन से चेंज करते हैं, इसका तो जैसे देखिए ये मोड बटन चेंज हो गया, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप फोन से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो बाकायदे यहाँ पे गूगल मैप दिखता है प्रॉपर। मतलब इसमें आपके ये जो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये आपको बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है, यही ना भैया? तो इसमें आपको भाई रिव्यू वगैरह में दिखाया है हम ऑलरेडी कि इसका जो भाई मीटर कंसोल है प्रॉपर बहुत सारे फीचर्स लोडेड के साथ है, तो यही बात करना चाह रहे हैं भैया, है कि नहीं? हाँ।
तो और बाकी सब बाइक में इस सेगमेंट में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है या फिर उसके लिए अलग से एक आपको डिस्प्ले लगाना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें इनबिल्ट ही मिलता है। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है इस बाइक में। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करेंगे हमारे ही चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के साथ इतना सारा जानकारी शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो शायद क्लियर हो गया होगा। अगर इससे भी ज्यादा जानना हो तो भैया का यूट्यूब चैनल है, भैया अपना चैनल का नाम बता दीजिए। द एसआर व्लॉग पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ शो भी हो रहेगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ भैया को इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका भी भैया बता दीजिए। एसआर व्लॉग 009 मेरा इंस्टाग्राम चैनल का है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इस बाइक के लिए रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंक्वायरी हो या फिर अदर बाइक के रिगार्डिंग भी कुछ इंक्वायरी करना हो तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ आपको जरूर ही ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।